हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा के 13वें पाठ गति और समय पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग में आता है। हम हमारे चारों ओर बहुत सी वस्तुओं को, बहुत सी चीज़ों को, जीवों को चलते फिरते, घूमते फिरते, आते जाते, उठते बैठते, गिरते पड़ते देखते होंगे। यह क्या है प्यारे बच्चों? जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपनी स्थिति बदलती है, अपना स्थान बदलती है, तो दो प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। जैसे मेरे पास यह एक पुस्तक है, अब यह मेरे बाएं हाथ में है और यह मेरे यहाँ पास है। अगर मैं इसे कुछ बल लगाकर इधर ला करके इधर रख देता हूँ तो इसने मेरे शरीर के इस स्थान की अपेक्षा अपना स्थान बदल लिया। लेकिन क्या यह गति है? नहीं, यह समझने की बात है प्यारे बच्चों। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा बदलकर दूसरे स्थान पर स्थिर हो जाए, रुक जाए, तो उसे गति नहीं कहा जाता, वह विस्थापन है। लेकिन अगर यही पुस्तक बल के प्रयोग से या किसी भी प्रकार से यहाँ से चलना शुरू हो और चलती रहे, इसी प्रकार से चलती रहे, तो हम कहेंगे कि यह गति में है। तो हम गति को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपनी दूरी, अपने स्थान को निरंतर परिवर्तित करती रहती है, उसे गति कहा जाता है। जैसे खेल के मैदान में दौड़ता हुआ एक बच्चा, वो दौड़ रहा है, दौड़ते हुए उसे कहेंगे गति में है। साइकिल चलाते हुए कोई बच्चा, छत पर चलता हुआ, घूमता हुआ कोई पंखा, सड़क पर चलती हुई कोई कार, ये सब क्या है? गति में है। तो गति के लिए एक सुव्यवस्थित परिभाषा क्या होगी? जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा निरंतर अपना स्थान बदलती रहती है, उसे गति में कहा जाता है। प्यारे बच्चों, क्या गति एक ही प्रकार की होती है? नहीं, गति के वस्तुओं के अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा स्थान बदलने की स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। उसी के अनुसार गति के भेदों का निरूपण किया जाता है, गति के भेद माने जाते हैं। जैसे जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा जिस दिशा में गति कर रही है, वह बिल्कुल सीधी एक सरल रेखा के अनुदिश है। सरल रेखा के बारे में तो सब जानते होंगे ना। हम सरल रेखा गणित में कैसे खींचते थे? हमने पैमाना लिया और दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को बिल्कुल सीधी रेखा के रूप में खींचते थे। तो जब कोई वस्तु बिल्कुल उसका जो गति करने का मार्ग है, चलने का जो रास्ता है, वह बिल्कुल सीधी सरल रेखा के रूप में हो, तो उसे सरल रेखीय गति कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा सरल रेखा के अनुदिश गति करे, उसे सरल रेखीय गति कहा जाता है। उदाहरण क्या हो सकते हैं इसके? बिल्कुल सीधी कोई सड़क है तो उस पर दौड़ती हुई कार,
वो क्या होगी? सड़क सीधी है तो कार भी उसके ऊपर सीधी चलेगी, तो उस कार की गति क्या होगी? सरल रेखीय गति। जब पेड़ से टूट करके कोई फल नीचे गिरता है तो वह कैसे गिरेगा? वह बिल्कुल सीधा आएगा, सरल रेखा के अनुदिश नीचे जमीन की ओर, धरती की ओर। तो पेड़ से गिरते हुए फल की गति क्या होगी? सरल रेखीय गति। अगर हम छत से किसी कंचे को, किसी कंकर को या पत्थर को गिराएंगे तो उसकी गति भी क्या होगी? वह भी बिल्कुल सीधा आएगा, तो वह भी हमारी सरल रेखीय गति होगी। क्या इससे भिन्न भी कोई ऐसी गति हो सकती है जो सरल रेखीय न हो? हाँ, मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि पेड़ से टूटकर गिरते हुए फल की गति सरल रेखीय गति है, लेकिन उसी पेड़ का अगर कोई पत्ता गिरता है, पत्ता कुछ हल्का होता है, उसके ऊपर वायु दाब भी काम करेगा, हवा चल रही होगी, तो पेड़ का पत्ता जब गिरेगा तो वह सरल रेखा के अनुदिश न आकर के वह अनियमित रास्ते पर, अनियमित पथ पर गिरता है, तो वह सरल रेखीय गति नहीं होती। कभी अपने स्कूल के बगीचे में उड़ती हुई तितली को देखा है? क्या वह सीधी चलती है? नहीं, कभी इधर कभी उधर फड़फड़ाती हुई वह एक अनियमित रास्ते पर उड़ती है, तो वह भी क्या है? हमारी अनियमित गति है। फुटबॉल के मैदान में या हॉकी के मैदान में जब बॉल के पीछे या गेंद के पीछे जब खिलाड़ी दौड़ते हैं तो क्या उनका कोई निश्चित मार्ग होता है? नहीं, जिधर बॉल जाएगी उधर वो दौड़ते हैं। जिधर भी फुटबॉल होगी उधर खिलाड़ी भागेगा, तो वह भी क्या होती है? अनियमित गति। ये अनियमित गति के उदाहरण हैं। क्या गति के इन दोनों भेदों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य भेद हो सकते हैं? हाँ बच्चों, कभी देखें एक रस्सी लें, उस रस्सी के एक सिरे पर एक पत्थर बांधें, उस रस्सी के दूसरे सिरे को पकड़कर ऐसे घुमाएं, तो आप देखेंगे कि वह पत्थर किस गति से घूम रहा है। इसमें सावधानी रखनी है, कहीं चोट न लग जाए। आपको भी लग सकती है घुमाते हुए, और पत्थर अगर ढीला बंधा होगा तो दूर जाकर के दूसरे को भी चोट पहुंचा सकता है। इसलिए इस प्रयोग को सावधानी से करना है। तो उस रस्सी से बंधे हुए पत्थर को अगर घुमा करके देखेंगे तो वो कैसे घूमता है? वह हमारे हाथ से एक निश्चित दूरी पर, जितनी रस्सी की लंबाई है उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर घूमता है। तो यह गति क्या है? इस गति को वृत्ताकार या घूर्णन गति कहते हैं। यानी उसका मार्ग, उस पत्थर के गति करने का मार्ग एक वृत्त के अनुसार था। हम क्या दैनिक जीवन में इस प्रकार की और गतियां भी देखते हैं? हमारे कक्ष में, हमारे घर में छत के ऊपर चलने वाला पंखा, वह भी हमारा गोलाई के आकार में घूमता है, वृत्त के आकार में घूमता है। जब हमारे स्कूल में कुछ बच्चे साइकिल चला करके आते हैं तो उस साइकिल के पहिए की गति को ध्यान से देखें, वह कैसे गति करता है? वह पहिया भी हमारा वृत्ताकार गति करता है। साइकिल का चालक जो होता है उसे चलाने के लिए पैडल को घुमाता है बल लगा करके, उसके पैडल की गति भी क्या होती है? वृत्ताकार। तो इस प्रकार की गति को जब कोई वस्तु अपने केंद्र से समान दूरी रखते हुए पथ पर निरंतर अपना स्थान बदलती रहती है
तो ऐसी गति को वृत्ताकार गति या घूर्णन गति कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए, जैसे हमारे घर का पंखा, साइकिल का पहिया, इस प्रकार के कुछ उदाहरण आप भी अपने आसपास ढूंढें और उन्हें सूचीबद्ध करें। हाँ, सहजता से मिल सकते हैं आपको। मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। आपने घरों में दीवार पर टंगी हुई दीवार घड़ी को तो देखा होगा। दीवार घड़ी में सुइयां होती हैं हमारी, सेकंड की, मिनट की, घंटे की। उन सुइयों की गति को ध्यान से देखें, वो चारों तरफ किस तरह से गति करती हैं। वह भी हमारी वृत्ताकार गति या घूर्णन गति ही है। इसका एक नाम वर्तुल गति भी होता है। कभी घड़ा बनाने वाले कुम्हार के चाक को देखा है? वह कैसे बनाता है? उसका गोल गोल एक पहिया होता है, उसको बल लगा करके या मोटर से घुमाएगा और उसके ऊपर मिट्टी रखता है, और फिर क्या होता है, वह चाक जो घूमता है वह कौन सी गति है? वह वर्तुल गति, वह घूर्णन गति, वह वृत्ताकार गति है। कई स्कूलों में मैरी गो राउंड झूले लगे होंगे, जिसमें वो झूले गोल गोल घूमते हैं और बच्चे उनकी सवारी करते हैं। वो भी कौन सी गति है? यही वर्तुल गति, घूर्णन गति, वृत्ताकार गति। प्यारे बच्चों, गति का इनके अतिरिक्त एक भेद और है। उसे दोलन गति या आवृत्ति गति कहा जाता है। नाम से ही प्रतीत होता है आवर्ती, यानी जो बार बार दोहराई जाए उस गति को आवर्ती गति कहा जाता है। और दोलन, जिसके अंदर हिलना हो, इस प्रकार से कोई वस्तु दोलन करे। समझ गए होंगे? जैसे झूला, आप विद्यालय में झूलते हैं, वही बच्चों को देखा होगा, सावन के अंदर पेड़ों के ऊपर झूले डालते हैं, तो झूले की गति कैसी होती है? एक बार इधर गया, फिर पीछे गया, एक निश्चित अंतराल में वो अपने आप को दोहराती है। और देखिएगा, अंतराल को समझने का प्रयास करेंगे। वृत्ताकार में वह वस्तु गोलाई के पथ पर अपने आप को दोहराती थी, लेकिन दोलन गति, आवृत्ति गति में यह पथ वृत्ताकार होना आवश्यक नहीं है। यह प्रमुख अंतर है हमारा वृत्ताकार गति का और आवर्ती गति का। इसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। घड़ी की सुइयों की गति घूर्णन गति है, वृत्ताकार गति है, वर्तुल गति है। लेकिन घड़ी के नीचे अगर पेंडुलम लगा हो, वह पेंडुलम कैसे गति करता है? एक बार बाएं, फिर बीच में, फिर दाएं, फिर बीच में, फिर बाएं, दाएं बाएं दाएं बाएं, निश्चित अंतराल पर गति करता रहता है। तो उसकी पेंडुलम यानी लोलक की गति हमारी आवर्ती गति होती है, दोलन गति होती है। प्यारे बच्चों, हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि हमारी धरती सूर्य की परिक्रमा करती है, इसके चारों ओर चक्कर काटती रहती है। तो इस गति को कौन सी श्रेणी में रखेंगे? क्या यह आवर्ती गति है, क्या यह घूर्णन गति है, या वृत्ताकार गति है? प्यारे बच्चों, धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, लेकिन उसका पथ पूरा वृत्ताकार नहीं है। तो इस कारण से उसको हम आवर्ती गति में रखेंगे। और इसी प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह भी क्या है? आवर्ती गति में है। एक निश्चित अवधि में कोई वस्तु
अपने पथ को बार बार अपनाती हो, बार बार उसी पथ पर आती हो, उसको हम आवर्ती गति कहते हैं। हमारी धरती भी पूरे वर्ष भर में हमारा सूर्य की परिक्रमा का चक्र पूरा करती है और यह अवधि लगभग समान होती है, इसलिए हम इसको आवर्ती गति की श्रेणी में रखेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सितार को देखा है? सितार में संगीत कैसे निकलता है, धुन आवाज़ कैसे निकलती है? उसमें कुछ तार बंधे होते हैं, उन तारों को छेड़ा जाता है। जैसे ही तारों को छेड़ा जाता है, तारों में भी कंपन होता है और वो कंपन ऊपर नीचे निश्चित अंतराल पर निश्चित स्वर उत्पन्न करता है। तो उन तारों का कंपन भी क्या है? आवर्ती गति का उदाहरण है। ढोलक बजाते हुए ढोलक बजाने वाला वादक उसकी झिल्ली के ऊपर थाप लगाता है, उस झिल्ली में कंपन होता है, वह भी क्या है? आवर्ती गति का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आवर्ती गति के अनेक उदाहरण हम हमारे जीवन में देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने गति के मार्ग के अनुसार उनके भेदों के बारे में जाना। क्या गति को प्रभावित करने वाले उसके कुछ और घटक भी हो सकते हैं? आइए उन पर चर्चा करते हैं। मैं एक स्थिति आपको बताता हूं। आप से विद्यालय के लिए पैदल चले और आपका भाई या मित्र आपके बिल्कुल घर के पास से ही आपके साथ साइकिल पर चलता है। वो साइकिल से स्कूल के लिए चला, आप पैदल चले। क्या दोनों स्कूल में एक ही समय पर पहुंचेंगे? नहीं। कौन पहले पहुंचेगा? जो आपका मित्र है, साइकिल पर है, वो शीघ्र पहुंचेगा। क्या कारण है? क्योंकि साइकिल पर उसकी गति अधिक होती है, वह तेज चलेगा और आप धीरे चलेंगे। यानी उनकी पैदल चलने में और साइकिल पर चलने में कुछ गति का अंतर है, वह कम समय लेती है। अगर कोई व्यक्ति 5 मिनट साइकिल पे चले और 5 मिनट बस में चले तो किसकी अधिक दूरी तय होगी? निश्चित रूप से जो बस में बैठा है वह अधिक दूर पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि बस की गति तीव्र है, तेज है। इस आधार पर भी हम गति का विभाजन कर सकते हैं। हम अपने आसपास अनेक ऐसी वस्तुएं, ऐसे साधन, ऐसे वाहन देखते होंगे जो कुछ तेज चलते हैं, कुछ तीव्र चलते हैं, कुछ मंद चलते हैं। सड़क पर चलने वाले वाहनों की इस स्थिति को देखिए। आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसमें सड़क पर कुछ कारें चल रही हैं और इसमें देखेंगे तो बीच में एक हरे रंग की कार है और थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वह हरी कार आगे निकल जाती है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? हरी कार की गति अन्य वाहनों की अपेक्षा तीव्र है। तो इस प्रकार भी हम वाहनों का, उनके द्वारा की जाने वाली गति का विभाजन कर सकते हैं। प्राचीन समय में मनुष्य पैदल यात्राएं करता था, पैदल चलता था, उसकी गति मंद होती थी। फिर उसने बैलगाड़ियों के माध्यम से चलना सीखा, कुछ गति में तेजी आई, बैलगाड़ियां पैदल से तीव्र गति करती थी। फिर उसने वाहनों का आविष्कार किया, साइकिल का आविष्कार किया, साइकिल उससे तेज चलती थी। फिर उसके बाद इंजन का आविष्कार हुआ, उससे मोटरसाइकिल, कार, गाड़ियाँ
आई वो और भी अधिक तेज चलने लगी। रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ, वह उससे अधिक तेज चलने लगी। वायुयान का आविष्कार हुआ, उससे उसकी गति और बढ़ी और आज सुपरसोनिक इंजन तक बन चुके हैं। रॉकेट के माध्यम से मनुष्य यात्रा करता है, बहुत अधिक गति को उसने प्राप्त कर लिया है। आप भी अपने आसपास गति के अनुसार चलने वाले तीव्र और मंद वाहनों की ऐसी सूची बनाएं और 10-10 को सारणीबद्ध करके अपने शिक्षक या शिक्षिका से जांच कराएं। प्यारे बच्चों, कोई वस्तु कितनी तीव्र चल रही है, कितनी तेज चल रही है या मंद चल रही है, इसके मापन के लिए भी एक पैमाना निश्चित किया जाता है। उसको हम कैसे मापते हैं? जिस प्रकार से हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा, हम दूरी को हम मीटर, किलोमीटर में मापते हैं इकाई में, उसी प्रकार से कौन सी वस्तु किस वस्तु से कितनी तीव्र चल रही है अथवा कितनी मंद चल रही है, इसको मापने के लिए हम चाल शब्द का प्रयोग करते हैं। चाल से अभिप्राय है कोई वस्तु एकांक समय में, एकांक से अभिप्राय समय की एक इकाई, वह 1 सेकंड हो सकती है, 1 मिनट हो सकती है, 1 घंटा हो सकती है, यानी किसी भी समय की एक इकाई में कितनी दूरी तय करती है उसको उस वस्तु की चाल कहा जाता है। जैसे एक कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूसरी कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिएगा, एकांक समय, एक ही घंटा समय ए कार का, एक ही घंटा समय बी कार का, दोनों का, और दोनों द्वारा तय की गई दूरी क्या है? ए कार द्वारा 50 किलोमीटर 1 घंटे में, बी कार द्वारा 60 किलोमीटर 1 घंटे में। इसकी हम तुलना कर सकते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी से किसी वस्तु की गति की तुलना हो सकती है, उसे हम चाल के रूप में जानते हैं, जिसे हम स्पीड भी कहते हैं। और इसे ज्ञात करने का एक बिल्कुल सीधा सरल तरीका है, किसी भी वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी को हम उसके द्वारा लिए गए समय से भाग दे करके उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक रेलगाड़ी 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल ज्ञात करें। तो उसकी चाल क्या होगी? रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर कितना है? 240 किलोमीटर। उसके द्वारा लिया गया समय बराबर 4 घंटे। तो उसकी स्पीड या चाल क्या होगी? उसका सूत्र क्या बताया गया था? तय की गई दूरी भाग देंगे लिए गए समय से। तो यह स्थिति क्या होगी जब मान रखेंगे सूत्र में? 240 किलोमीटर बटे लिया गया समय 4 घंटे। और जब इसको विभाजित करेंगे तो क्या आएगा? हम इसको विभाजित करेंगे 240 को 4 से तो 60, और चाल की इकाई हमारी क्या बनेगी? ऊपर किलोमीटर, नीचे क्या था? घंटा, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे बच्चों, हमने गति के बारे में समझा, गति के भेदों के बारे में समझा, हमने चाल के बारे में जाना और चाल को ज्ञात करने के सूत्र के बारे में जाना। आइए इस विषय की पुनरावृत्ति करते हैं और कुछ प्रश्नों के माध्यम से दोहराई करते हैं। मैं प्रश्न बोलता हूं, आप उन्हें हल करने का, उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपको मैं उत्तर के लिए 3 विकल्प देता हूं। पहला विकल्प है सरल रेखा के अनुदिश, और दूसरा विकल्प है वर्तुल गति, और तीसरा विकल्प है दोलन गति। अब आपके सामने एक चित्र है, उस चित्र को देखिए और
बताइए कि इसमें किस प्रकार की गति है। देखिए, पहला चित्र है एक धावक का। दौड़ते समय धावक के हाथों की गति, यह कौन सी प्रकार की गति है? देखिएगा, आपने अभी पढ़ा था दौड़ते समय हमारे हाथ कैसे होते हैं, आगे पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। तो इसका कौन सा विकल्प ठीक होगा? बिल्कुल ठीक, दोलन गति। हमारे हाथों की गति होती है दोलन गति। शाबाश। अब आइए दूसरे विकल्प पर। अब दूसरा चित्र देखिए, एक घोड़ा सड़क पर तांगे को खींच रहा है। सीधी सड़क पर तांगे को खींचते घोड़े की गति, यह कौन सी गति होगी? और यही 3 विकल्प हैं आपके लिए। सड़क सीधी है, तो कौन सा विकल्प ठीक होगा? बिल्कुल ठीक, पहला विकल्प, सरल रेखा के अनुदिश। यह बिल्कुल सीधी सरल रेखा में बढ़ेगा आगे, तो इसलिए इसका विकल्प है सरल रेखा के अनुदिश। ठीक है बच्चों। और अब आगे मैरी गो राउंड का चित्र आपके सामने। इस पे देखिएगा, घोड़ों के ऊपर कुछ बच्चे झूल रहे हैं। ये कैसे झूलते हैं? इस झूले में गोलाई में चक्कर काटते हैं, बिल्कुल आसान सा। इस पर बच्चों की गति कैसी होगी? तीनों विकल्प में से छांटिएगा। बहुत अच्छे, यह वर्तुल गति है। वर्तुल यानी इसे घूर्णन भी कहते हैं, वृत्ताकार भी कहते हैं। और उसके बाद अगला चित्र देखिए, विद्युत घंटी के हथौड़े की गति। देखिएगा चित्र में विद्युत घंटी के ऊपर कैसे लगता है ये हथौड़ा। एक बार नीचे लगा, फिर घंटी पे, कटोरी पे, फिर ऊपर, फिर कटोरी पे, फिर कटोरी के ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो ये कौन सी होगी? बिल्कुल सही, दोलन गति। तो ठीक है बच्चों, समझ रहे हो सब। अब अगला सवाल, अगला चित्र देखिए, आपके सामने क्या है? एक बड़े समुद्र के ऊपर पुल और पुल के ऊपर चलती हुई रेलगाड़ी। और यह कैसा पुल है? बिल्कुल सीधा। इस पर रेलगाड़ी की गति कैसी होगी? तीनों विकल्प वही आपके सामने। बिल्कुल ठीक, इसमें पहला सरल रेखा के अनुदिश। बहुत अच्छे। और आप फिर अगला चित्र देखिएगा बच्चे, झूले पर। और अब की बार झूला कौन सा है? सीसा। सीसा झूला कैसा होता है? 2 बच्चे बैठते हैं 2 सिरों पर। एक बार एक बच्चा ऊपर, दूसरा नीचे, फिर पहला ऊपर, दूसरा नीचे, फिर दूसरा ऊपर, पहला नीचे। और इस प्रकार से ऊपर नीचे बार बार ये स्थितियां आती हैं। तो इसमें क्या होगा? तीनों विकल्प वही आपके सामने। तो ये है दोलन गति। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज का विषय आपको स्पष्ट हो गया होगा, समझ आ गया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई शंका है, अपनी पाठ्य पुस्तक में जो पाठ्य सामग्री दी हुई है उसकी दोहराई करें, उसका अध्ययन करें और अपने शिक्षक या शिक्षिका से परामर्श लें। ओके स्टूडेंट्स, बाय। मिलते हैं फिर एक नए लेसन के साथ।